नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीटेट की परीक्षा 7 जुलाई 2024 को होगी। आज की इस वीडियो में यहां पर आपको एसएसटी पेडागोजी की वीडियो करवाऊंगा। यानी कि आपकी परीक्षा में कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 20 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन कंटेंट वाले यहां से पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया, आपके 20 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे। 20 नंबर दिलाने वाली आज की इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में यानी कि एसएसटी पेडागोजी के ऐसे टॉप क्वेश्चन आपको यहां पर करवाऊंगा जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए यहां पर पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। अधिगमकर्ताओं का मतलब होता है सीखने वालों को प्रेरित करती है। क्या प्रेरित करती है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा। चर्चाओं को न्यूनतम रखना। क्या करना? चर्चाओं को न्यूनतम रखना। गलत होगा, क्योंकि न्यूनतम की यहां पर बात कर दी गई। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ये चीजें हमेशा ही गलत होती हैं। व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। गलत होगा। व्याख्यान सुनना, व्याख्यान देना, रटाना, ये सभी गलत होते हैं। ठीक है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित क्या करेगा? एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहां पर कहता है कि तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 90 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार या व्यावसायिक वन पालन का अधिकार? राइट आंसर यहां पर होगा मछली पकड़ने का अधिकार। यहां पर बात की गई है तवा बांध क्षेत्र की। ठीक है। तवा बांध क्षेत्र, जहां पर आपके बांध होते हैं वहां पर खेती नहीं हो सकती है, क्योंकि बाढ़ में वो खेती वहां पर डूब सकती है, क्योंकि वहां पर मछली अधिक से अधिक पकड़ी जा सकती है। यानी कि बांध के क्षेत्र में किसान लोग क्या करते हैं? मछली पकड़ने का अधिकार वहां पर मांगने के लिए 90 के दशक में उन्होंने अपने अधिकार के लिए संगठित हुए थे। किस अधिकार के लिए? मछली पकड़ने के अधिकार के लिए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? किसकी? विविधता का उचित प्रतीक है। आखिर विविधता होता क्या है? जैसे आपका भारत है, ये भारत एक विविधताओं का देश है। जैसे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्व, यहाँ की सभी संस्कृतियां एकदम अलग अलग हैं। जैसे मैं बात करूं, सभी लोगों की भाषाएं अलग अलग हैं, खान पान सभी के अलग अलग है, पहनावे भी अलग अलग हैं, बोलियां भी यहाँ की अलग अलग हैं। कोई तमिल बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। ठीक है। तो ये यही क्या है? यही आपकी विविधता होती है। अब आते हैं इसके ऑप्शन पर। यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है। क्या ये लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है? जी नहीं, गलत होगा। यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है। एक रूपता तो नहीं बढ़ाता है। कोई बंदा वहां पर बंगाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, तो एक रूपता नहीं बढ़ाएगा। गलत होगा। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। इसमें लोग जो है उनके विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई बंगाली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, तो उनके अलग अलग अपने अपने एक लक्षण विकसित होते हैं। ये तो यहाँ पर सही बोला गया है। यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। गलत होगा। तो सही कौन सा है? यहाँ पर थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर आ चुका है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। नवीकरण, नवीकरण, मानव निर्मित या अजैव संसाधन? यहाँ पर आपको बताना क्या है? ऐसे संसाधन बताने हैं जो अपने पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, यानी कि पर्यावरण को बचाया भी जा सके। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए नवीकरण। आखिर नवीकरण संसाधन होते क्या है? इसमें पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। नवीकरण ऐसे संसाधन हैं जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत आपके क्या होंगे? आपकी जल ऊर्जा हो जाएगी, या जल संसाधन भी कह लो। जल संसाधन, पवन संसाधन या पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है। तो ये सभी नए स्रोत हैं, यानी कि इनको ही नवीकरण बोला जाता है। ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर इनका अगर आप प्रयोग करोगे तो ये कभी समाप्त ही नहीं होंगे, और जिससे पर्यावरण भी आपका बचा रहेगा। तो राइट आंसर होगा नवीकरण। नवीकरण का उल्टा होता है अनवीकरण। ये खत्म होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, कोयला है। ठीक है। तो ये खत्म होते हैं। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है,
भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवसाय यहाँ पर क्या लिखा है, व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भूकंप की चर्चा कोई शिक्षक कर रहा है तो अधिगमकर्ताओं में यानी कि सीखने वाले में क्या विकसित करने के लिए शिक्षक को बल देना चाहिए, भूकंप की बात कर रहा है। भूकंप के प्रकार बच्चों को बताओगे, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताओगे, हालिया भूकंप की घटना पर चर्चा, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त ऑप्शन यहाँ पर 2 है, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां जो कि अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक, संघवाद। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 संघवाद। जिसमें क्या होता है, एक से ज्यादा स्तर की सरकार होती है उसको संघवाद बोला जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई भी देश किसी एक विशेष धर्म को नहीं स्वीकारता, यानी कि उसके समक्ष सभी धर्म का सम्मान बराबर होगा, सभी धर्म उसके लिए बराबर है, वही धर्मनिरपेक्ष। जैसा कि भारत आपका एक ऐसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, संघवाद यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर कहता है कि क्या कहता है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्वाग्रही जो आप यहाँ पर शब्द देख रहे हैं, ये शब्द आपकी परीक्षा में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। एसएसटी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ केवल और केवल। ठीक है, तो पूर्वाग्रह आप क्या होता है इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना भी क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है। उत्तम श्रेष्ठ मानना ये नहीं होता, उत्तम श्रेष्ठ पूर्वाग्रह किसी को नहीं मानता है, ये नकारात्मक होता है। जो लोग भिन्न है उनका अनादर भी करता है, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव भी करता है। ठीक है, तो ये होता है पूर्वाग्रही का मतलब। पूर्वाग्रही का मतलब होता है किसी के प्रति नकारात्मक, अनादर, भेदभाव। ठीक है, तो ये होता है आपका पूर्वाग्रही। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा पूर्वाग्रही के संदर्भ में कौन कौन सही है। यहाँ पर पहला सही है, यानी कि नकारात्मक देखना, अनादर करना, ये भी सही है, विरुद्ध भेदभाव करना, लेकिन उनको क्या मानना, श्रेष्ठ मानना। ये 3 ऑप्शन से आपका भिन्न है बी वाला। ठीक है, श्रेष्ठ की बात करेगी बल्कि तीनों में उसकी निंदा करी गई है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन में बी है, बी आपका गलत है। बी जिन ऑप्शन में होगा उसको यहाँ से काटिएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका होता है ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर करने के लिए। जैसे बी यहाँ पर में है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बचा आपका पहला वाला यहाँ पर राइट उत्तर होगा ACD। आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। जो आपकी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, किस पर केंद्रित होना चाहिए, किस पर फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना, भूतकाल में कैसे घटित हुआ है यह बताना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। सबसे राइट आंसर यहाँ पर जो आपका है वो यहाँ पर थर्ड वाला होगा, उन मुद्दों की पहचान करना जो कि वर्तमान में भी उनकी चर्चा हो या वो वर्तमान में भी फेमस हो या प्रासंगिक हो। इतिहास का यही उद्देश्य यहाँ पर केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर थर्ड वाला इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। किसको, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, केवल ए केवल बी, ए और बी दोनों ही नहीं। यहाँ पर कौन सा होगा, बात करी गई है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, ये भी सामाजिक न्याय को ही प्रोत्साहित यहाँ पर करती है। ठीक है, मैं बात करूं उन मुद्दों की पहचान करना जो यहाँ पर ये अगला आ चुका है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहला वाला सही दिया गया है, न्यूनतम यानी कि उन पर न्यूनतम मेहनत पड़े ऐसा कानून भी आपके सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही होगा। दोनों यहाँ पर आपके सही दिए गए, दोनों यहाँ पर कैसे दिए गए, सही दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, जिसको मैंने यहाँ पर करवा दिया। अगला कहता है कि नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए।
कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसा देखा जाना चाहिए, उनकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। यहाँ पर आपने इन 4 विकल्प को पढ़ा या सुना तो आपको एक इसमें भिन्न सा लगा होगा। अगर आपको 3 विकल्पों में से कभी भिन्न सा लगे तो आप उसको आंख मूंद कर उसको टिक कर सकते हैं, यानी कि वो हमेशा ही सही होता है। यहाँ पर 4 वाला इसका राइट होगा। ये थोड़ी ना आप बच्चों को बताओगे कि कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, नहीं, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इमारतों को दूर से कैसा देखना चाहिए, कुछ भी औचित्य नहीं इसका। उसकी शैली पुरानी दिल्ली से कैसी, ये भी कुछ नहीं। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, ठीक है। इस पर केंद्रित होना चाहिए। 4 वाला यहाँ पर इसका राइट जवाब होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दे को संबोधित करना, सही बोला गया है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ए और बी यहाँ पर दोनों सही बोले गए हैं। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये भी यहाँ पर सही बोला गया। 3rd वाला भी ये समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। हर तरह का जो अंतर होता है क्या वो असमानता की तरफ ले जाता है, नहीं ले जाता है। डी यहाँ पर गलत है। जिन ऑप्शन में डी होगा वो गलत हो जाएगा, जिन ऑप्शन में डी होगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि ये सभी यहाँ पर गलत दिए गए। पहला वाला यहाँ पर राइट दिया गया, ए बी सी आर यहाँ पर ट्रू दिए गए हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता क्या है, चलिए इसकी यहाँ पर बात करते हैं। अगला यहाँ पर बोलता है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैसे कभी आपने किसी बुक को पढ़ा होगा तो बुक जो आपकी होती है, बुक के लास्ट में आपके प्रश्न दिए रहते हैं उसी चैप्टर से संबंधित। तो वे आपके क्यों दिए रहते हैं उनको आपको यहाँ पर बताना है। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। प्रोजेक्ट कार, तुलना, विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों का प्रकार है, ये भी सही है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है, विस्तृत नहीं करता है, ये गलत है। सी गलत है। सी जिन ऑप्शन में होगा कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बचेगा आपका दूसरा वाला। ए और बी यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया हो, ये बिल्कुल सही यहाँ पर पहला वाला दिया गया है। पहला वाला यहाँ पर कैसा दिया गया है, सही दिया गया है। राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उनमें मुद्दे होने चाहिए, परिभाषा होनी चाहिए, विवरण होनी चाहिए, पहला यहाँ पर सही दिया गया है। अगला यहाँ पर कहता है कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया हो जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हों जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई हो। संविधान में कल्पना की गई, ये वाला गलत होगा, पहला वाला यहाँ पर सही होगा। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ए यानी कि ए और सी यहाँ पर सिर्फ और सही है, बी यहाँ पर गलत है। बी जिस ऑप्शन में उसको पहले हटा दीजिएगा इस प्रकार से। दूसरा वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, दूसरा वाला यानी कि ए और सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत साबित कर देते हो तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है, क्या केंद्रित करता है, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना, ये भी सही बोला गया है। पृथ्वी को किस रूप में समझना, आवास, मानव आवास के रूप में समझना। अपने क्षेत्र, राज्य, देश पर का अध्ययन करना, ये भी कक्षा 6 से लेकर 8 तक में अध्ययन किया जाता है। जो भूगोल, ज्योग्राफी होती है उसको आवास के रूप में, और जो आपकी जो पॉलिटी होती है उसमें राज्य हो गया, देश हो गया, उसके बारे में जानकारी, और भारत के अतीत और समसामयिक विकास का अध्ययन ये इतिहास में किया जाता है। तीनों विकल्प यहाँ पर सही दिए गए, तीनों ए बी सी यहाँ पर सही दिए गए। थर्ड वाला यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा, थर्ड वाला यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लोकतंत्र के बारे में आपको यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है। लोकतंत्र के बारे में, किसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था।
कर सकता था, बिल्कुल कर सकता, सही बोला गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया, बिल्कुल अपनाया गया, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र के बारे में, भारत में सरकार लोग को अप्रत्यक्ष रूप से चलाते, बिल्कुल सही बोला गया, बिल्कुल सही बोला गया। ये तीनों किससे संबंधित हैं? ये लोकतंत्र से संबंधित है। जबकि नेक्स्ट वाला यहाँ पर कहता है कि भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। पहला आम चुनाव हुआ था 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में क्या हुआ था? ये तो आपके 1951-52 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है। 4 वाला यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, गलत आपको बताना था, तो गलत वाला यहाँ पर 4 वाला इसका राइट उत्तर होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? बाजार विषय पर परिचय देने के लिए, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? बाजार विषय को बताने के लिए आपको बताना है स्टूडेंट को बाजार विषय। तब क्या करोगे आप? पाठ पुस्तक का पठन और चर्चा, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। सबसे उपयुक्त यहाँ पर जो कथन होगा, सर्वोत्तम जो विधि होगी, वो सेकेंड वाली यहाँ पर होगी। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो कि बाजार विषय के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, वो बच्चों को अपने माध्यम से समझा देगा बाजार के विषय में, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, शॉपकीपर को बुला लो, सबसे अच्छा है, इंटरव्यू के जरिए आमंत्रित कर लो, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? यहाँ पर बात की गई ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के जो क्या होते हैं, ज्योग्राफी के जो इश्यू होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनकी बात की गई है। संसाधन और संरक्षण किसका मुद्दा है? ये भी ज्योग्राफी का सही है। विकास और विस्थापन भी विकास की प्रक्रियाएं, ठीक है, ये भी आपका ज्योग्राफी में ही आता है, बिल्कुल सही है। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती, ये तो भूगोल का मुद्दा नहीं है, ये हिस्ट्री का या तो हो सकता है या पॉलिटी का हो सकता है। सी वाला यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मुद्दा है विविधता का, ये पॉलिटिकल साइंस का मुद्दा है, ना कि ज्योग्राफी का है। मानव विकास, मानव विकास भी किसके अंतर्गत आता है? भूगोल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सी गलत है। सी जिन ऑप्शन में हो उसको पहले काटो, यहाँ से हटाओ उसको। सी किस ऑप्शन में है? यहाँ पर सी इसमें भी है। आपको बताना क्या? एडी, एडी ऑप्शन 2 में है, तो 2 वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओनली एडी, ओनली एडी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, 2 वाला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए। आंकलन, आंकलन को बल किस पर देना चाहिए? उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हों, या जो विद्यार्थी कह लो या सीखने वाले जो बच्चे हैं वो फेल हो रहे हैं, उन पर बल देना चाहिए। या अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं को सूचना को याद रखने का मापना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। यहाँ पर 4 वाला राइट आंसर होगा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, पेडागोजी के क्वेश्चन में जो ऑप्शन सबसे लंबा खिंचता चला जाता है, यानी कि ऑप्शन में जो बातें कही गई है वो कई शब्दों में कही गई, अन्य की तुलना में कई यहाँ पर शब्द जोड़ दिए गए, वो हमेशा ही सही देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, यहाँ पर जो कि इस आकलन को बल देता है विभिन्न परिस्थितियों को जोड़ने के लिए अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन, क्षमता का मूल्यांकन सही होगा, 4 वाला। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, कहता है, क्या कहता है? मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना विद्यार्थियों के जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया है। सही विकल्प के द्वारा इस कथन को पहचानिए। कहने का मतलब, जो सरकारी जो स्कूल होते हैं उसमें मध्याह्न भोजन यानी कि दोपहर का भोजन योजना जो चली गई है, वो जातिगत पूर्वाग्रहों को कम, जो जातिगत जो समाज में जो रूढ़ियां हैं उनको कम करने के लिए और समाज को न्याय प्रदान करने के लिए ये किया गया है। आपको विकल्प चुनकर बताना है। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ में खाते हैं, ये तो सही बोला गया। सभी बच्चे कैसे खाते हैं? साथ मिलकर खाते हैं। अगला है कि कई स्थानों में दलित महिलाओं को भी खाना पकाने के लिए रखा गया, ये भी सही बोला गया है। तभी तो जाति पूर्वाग्रह कम होंगी जब आप दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए स्कूल में रखोगे, सही बोला गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, ये भी बोला गया है। अगर स्कूल में अच्छा खाना उपलब्ध होगा तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में प्रवेश लेंगे।
स्कूल छोड़ने की दरों में भी कमी आई है। बिल्कुल आई है, स्कूल बच्चे नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको भोजन मिल रहा है टाइम से। तो चारों विकल्प यहाँ पर सही दिए गए, चारों सही हैं यहाँ पर। यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी डी यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो आपके लिए यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को अभी